लास्ट स्टेज पे हैं हम लोग। VACPR और इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे थे। एक मॉलिक्यूल लो एक आयन लो ICl4 माइनस जरा मालूम करो सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कैसे हैं, क्या है, जरा देखो जरा क्या है इसमें। ICl4 माइनस, क्या करेंगे इसे? इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, ICl3 में Cl माइनस को ऐड कर लो। अब देखो I सेंट्रल एटम हो गया जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा इस तरह से, और 2 हो गए लोन पेयर। अब Cl माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। Cl माइनस के पास 8 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए Cl माइनस क्या करेगा? डेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो सेंट्रल आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बताएंगे? सेंट्रल आयोडीन पे इलेक्ट्रॉन पेयर बताएंगे 1 2 3 4 5 6, 4 + 2 sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर 2 लोन पेयर आ जाए, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 2 लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर को कहाँ रखते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में? 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे 2 लोन पेयर को रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 क्लोरीन, और शेप के लिए लोन पेयर को जब रिमूव करेंगे, तो जब लोन पेयर को रिमूव कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा? माइक बंद करो सब अपना। जब लोन पेयर को रिमूव करेंगे तो आयोडीन और सभी 4 क्लोरीन एक ही प्लेन में दिखेगा। आयोडीन एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड 4 क्लोरीन एट द 4 कॉर्नर, और आयन है तो टोटल चार्ज ऐसे दिखाना है। क्या बोला जाए इसके शेप को? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। तो क्या कहेंगे कि ICl4 माइनस हैज ए स्क्वायर प्लेनर शेप। समझ गए सब? एक और सिचुएशन Yes, लो। एक सिचुएशन लो, XeOF4 का पता करो जरा इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह कितना है जेनॉन पे। चेक करो। जेनॉन हो गया नोबल गैस जिसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि फ्लोरीन को 1-1 चाहिए ना?
ये आ गया। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो इसमें से एक लेंगे, एक तो पाई बॉन्ड है उसको काउंट नहीं करेंगे, ये सब सिग्मा बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बोलेंगे? 5 + 1 6 sp3d2 2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। octahedral geometry of hybrid orbitals। अब इसकी ज्योमेट्री हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब इसकी ज्योमेट्री हम ड्रॉ करेंगे तीसरा होगा। रुक तो जाओ। तो इसकी ज्योमेट्री जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जेनॉन हो गया, यहाँ पे रखते हैं एक लोन पेयर को। अब देखो क्या है, सुनो ध्यान से। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, मानते हो? डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा देता, तो लोन पेयर से डबल बॉन्ड को दूर रखेंगे। समझ में आती है ये बात? और इसलिए डबल बॉन्ड O को ऐसे रखेंगे लोन पेयर से 180 डिग्री पे, तो रिमेनिंग पोजीशन पे 4 फ्लोरीन हो जाएगा। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सन देता है, इसलिए लोन पेयर से हमने डबल बॉन्ड को दूर रखा, क्योंकि डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो लोन पेयर का डबल बॉन्ड से ज़्यादा रिपल्सन होगा और इसलिए हमने लोन पेयर से डबल बॉन्ड को दूर रखा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब इसमें से लोन पेयर को गायब कर दो। तो जब लोन पेयर को गायब करोगे तो जेनॉन एट द सेंटर, कॉर्नर पे 4 फ्लोरीन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। ये कैसा शेप दिखेगा? विजुलाइज करना जरा। स्क्वायर पिन, नहीं, बाई पिरामिड। ये स्क्वायर पिरामिडल दिखेगा, बाई पिरामिडल नहीं। बाई कहाँ है? बाई मतलब 2 होता है। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बेस पे एक पिरामिड बना हुआ है ना? और इसलिए इसके शेप को बोलेंगे स्क्वायर pyramidal shape with all fluorine in same plane, oxygen at the vertex। समझ गए सभी लोग? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। तो ये सब हम समझते हैं। अब आ जाओ इसमें एक आखिरी केस लो, XCF6 का। मालूम करो जरा जेनॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चेक करो। EP क्या है? 7। EP 7। जेनॉन पे आउट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्डेड होगा 6 फ्लोरीन के साथ। by 6 sigma bond, and 1 lone pair. So at the central atom, EP will be how much? 6 plus 1, 7. हाइब्रिडाइजेशन 7. sp3 d3 याद है? D3, हाँ सर। और ज्योमेट्री इसका होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ध्यान से सुनना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एक थ्योरी है, तो इससे यूनिवर्स के सारे मॉलिक्यूल का शेप डिस्क्राइब हो जाए ये जरूरी नहीं है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का अपना एक शेप है, और वो शेप किसी थ्योरी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो उसका अपना शेप है। तो बाकी सब मॉलिक्यूल पे ये थ्योरी अप्लाई हो रहा था। ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं जिस पे अप्लाई नहीं भी होता। आपको सब मॉलिक्यूल नहीं देखना है किस पे अप्लाई होता है, बस एक एक्सेप्शन ये रखना है कि ये कई जगह नहीं भी अप्लाई होता। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का शेप VSEPR थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। इसका एक्चुअल शेप, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का एक्चुअल शेप ऑक्टाहेड्रल है, जिसमें जेनॉन सेंटर पे है और 6 फ्लोरीन एट द 6 कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल है। तब क्वेश्चन है लोन पेयर कहाँ है? एक लोन पेयर भी है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह के कुल कितने ट्रायंगुलर फेस होंगे, जल्दी बताओ। इस ऑक्टाहेड्रल में ऐसे कुल कितने ट्रायंगुलर फेस होंगे? 8 होंगे कि नहीं? 8। ये देखो, एक मैंने बनाया, और अगर ऐसे कर दें तो देखो अब 4 दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ना, लेफ्ट राइट बैक एंड फ्रंट, 4 ट्रायंगल ऊपर 4 नीचे बनेगा। लोन पेयर जो है वो ऐसे दिखाते हैं, सुन लो ध्यान से। ये एक फेस पे दिखाया गया है, ये वाला फेस पे, लेकिन सभी फेस इक्विवेलेंट हैं, तो ये लोन पेयर किसी एक फेस पे फिक्स नहीं है, सभी 8 फेसेज पे घूम रहा है, उसको कहते हैं डिलोकलाइज्ड है। तो इसके शेप को हम डिस्क्राइब करते हैं ऑक्टाहेड्रल विथ लोन पेयर delocalized over 8 faces of ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन के 8 फेसेज पे घूम रहा है, डायनेमिक है। तो इसका शेप इस ज्योमेट्री पे बेस्ड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसका शेप डिफरेंट है। तो हम कहते हैं कि VSEPR थ्योरी हर जगह लगे कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको? तो एक एक्सेप्शन आपको मैंने बताया है, इसको ध्यान में रखना है। ये था शेप एंड स्ट्रक्चर एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इससे आपने पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन ये सब मालूम किया। अब इसके आधार पे उस क्वेश्चन को बेहतर देख सकते हैं हम, जो मैंने आपको 2020 वाला दिखाया था। एक 2020 में जो क्वेश्चन आया था कि कौन कौन इसमें नॉन पोलर है, तो उसमें हमने ऑप्शन आंसर तो निकाल लिया था ऑप्शन से, लेकिन बाकी ऑप्शन के मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। अब चाहो तो आप देख सकते हो कि वो सब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैसे है, कहाँ से आ रहा है। अब ज़रा इसमें एक दो और प्रॉपर्टी VSEPR थ्योरी में हमें अप्लाई करना है, सीखना है, ज़रा सा उसको अब देखते हैं। लेकिन वो सब थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, ज़रा उसको सीखने की कोशिश करेंगे। रेजोनेंस इन मॉलिक्यूल और आयन।
रेजोनेंस एक प्रॉपर्टी है जिसकी बात अभी हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, थोड़ी सी इसकी बात केवल करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस लाइफलाइन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पे सीरीज ऑफ लेक्चर, कम से कम तो 5 से 6 लेक्चर में रेजोनेंस पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी 11th क्लास में ही है। बट ये थोड़ा सा बॉन्डिंग में भी है, तो थोड़ा इसको समझते हैं। एक आयन को लो, इसको समझने के लिए NO2- नाइट्राइट आयन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह मालूम करो, तो इसको आप लिखोगे N+O+O-, ऐसे ही लिखोगे। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। एक न्यूट्रल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऐसे। लेकिन O- के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरह से, ये देख लो 6 और 1 7 शेयर, 7th इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। यही है नाइट्रेट आयन, जिसमें नाइट्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे तो आएगा 3 1 2 3 आएगा कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्राइट आयन का शेप ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री पे बेस्ड होगा। ये बताओ, ये हमने sp2 का ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाया, जिसमें कि 2 वर्टिसेज पे ऑक्सीजन है और एक पे लोन पेयर है, और शेप के लिए हम लोन पेयर को रिमूव कर देते हैं। तो जब लोन पेयर को रिमूव करेंगे तो ये दिखेगा ऐसा, वी शेप्ड आयन दिखेगा। इतनी बातें तो आपको मैंने बता रखी है, ये अब आप जानते हो। रेजोनेंस इससे आगे है, सुनना जरा। अभी आपको इसमें दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, दिख रहा है ना? और between two atoms strength is ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अगर 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये है बॉन्ड एनर्जी, जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 एटम के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, और इसलिए बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है या नहीं? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जितना स्मॉल होगा r उतना ज़्यादा होगा F, उतना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी। तो कह सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड स्मॉलेस्ट हो जाएगा, देन डबल बॉन्ड, एंड देन सिंगल बॉन्ड। ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। उस हिसाब से नाइट्राइट आयन के अंदर एक वीक एनो बॉन्ड और एक स्ट्रॉन्ग एनो बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं? अरे बाबा, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वीक होना चाहिए, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ सर। एक शॉर्ट बॉन्ड एक लॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली नाइट्राइट आयन में दोनों एनो का बॉन्ड एनर्जी इक्वल होता है, दोनों एनो का बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है।
क्योंकि नाइट्राइट आयन का ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। फिर क्या है, अब देखो आएगा रेजोनेंस का पिक्चर। नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन ये है। अब जरा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं जिसके वजह से एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना। और ये है सिचुएशन। दिस इज नॉट द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलाउड है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से एक लोन पेयर को उठा के, यहाँ से एक लोन पेयर को उठा के, इस लोन पेयर को उठा के हम पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक और बॉन्ड रखने जा रहे हैं। सुनना ध्यान से। लेकिन जैसे ही आप इस लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट वायलेट हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। क्योंकि अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। 3 बॉन्ड दिख रहा है, 3 × 2 6 और एक लोन पेयर। यस। और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्टेट नहीं वायलेट कर सकता। लेकिन आगे एक पाई बॉन्ड इधर है, तो क्या होगा, जैसे ही ये इधर आएगा इसको देख के ये वाला पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। और एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे कि नाइट्राइट आयन के लिए। एक ये भी स्ट्रक्चर देखो, 2 लोन पेयर पहले से था और एक और आ गया, ये पाई बॉन्ड भी आ गया लोन पेयर के फॉर्म में। और अब इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड, और अब इस पे 2 ही लोन पेयर रह जाएगा, एक चला गया पाई बॉन्ड बनाने में। नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे था वैसे ही है। पहले ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट मैंने दिखाया ये समझ में आया आप सबको? अब यहाँ पे रेजोनेंस को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन का मतलब मूवमेंट। रेजोनेंस इज delocalization of electrons। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आगे हो सकता था, ये वाला, इसको देख के ये आगे मूव किया ताकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट मेंटेन रह जाए। अगर पाई बॉन्ड नहीं होता आगे मूव करने वाला एन डबल बॉन्ड ओ में, तो ये मूवमेंट नहीं होता। अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस आ जाए तो वो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, और लाइक चार्ज के स्पीसीज को एक जगह लोकलाइज कर दो, एक जगह बिठा दो, तो आपस में लड़ेंगे, आपस में रिपल्सन होगा लाइक चार्ज में। लेकिन अगर लाइक चार्ज के पार्टिकल को आप बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्प्रेड कर दो, तो लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिपल्सन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज जो पहले एक ऑक्सीजन पे था, अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ इसी पे नहीं है, वो कभी इस पे है कभी इस पे है। यहाँ देखो, और इससे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज मूव करने लगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, रेजोनेंस increases stability। अब इन दोनों को अगर हम 2 नंबर लगाएं तो रेजोनेंस टू एंड फ्रो होते रहेगा, 1 2 में 2 1 में जाते आते रहेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होते रहेंगे।
ये जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बन रहा है 1 2 ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस, इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स arising from resonance. Here 1 and 2 are called resonance structures और इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। सर अराइजिंग फ्रॉम के बाद क्या है? टेम्पररी स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम रेजोनेंस आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे कि 1 and 2 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। तो एक्चुअल में अब ध्यान से सुनना, लास्ट और कंक्लूसिव पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फिर नाइट्राइट आयन असल में क्या है। तो असल में नाइट्राइट आयन न 1 है न 2 है, इन दोनों का मिक्सचर है। असल में नाइट्राइट आयन क्या है, जरा देखो। असल में नाइट्राइट आयन ये है, यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड को भी केवल दिखाया है, वो बॉन्ड जो मूव नहीं कर रहा है, और एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है जो कभी इधर है कभी इधर है। और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पाई बॉन्ड है ये 2 सिग्मा बॉन्ड पे डिलोकलाइज्ड है, फैला हुआ है, स्प्रेड हो रखा है। समझा क्या? अरे बोलो। अरे पाई बॉन्ड जो अभी आप एक जगह दिखा रहे हो वो एक जगह नहीं है, दोनों सिग्मा बॉन्ड पे टू एंड फ्रो कर रहा है, तो हम कहेंगे दोनों सिग्मा बॉन्ड पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। निगेटिव चार्ज कभी इधर है कभी इधर है, तो हम कहेंगे कि ऑन एन एवरेज निगेटिव चार्ज का आधा इधर है और आधा इधर है। समझ रहे हो क्या? और इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। थर्ड, सो रेजोनेंस हाइब्रिड represent all resonance structure, represent all resonance structures in one single structure. एक सिंगल स्ट्रक्चर में वो सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अब एक टर्म यहाँ पे डिफाइन होगा जिसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर ये सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। बिटवीन टू एटम्स। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड तो पूरा है जो रेड लाइन से दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कहेंगे पाई बॉन्ड हर सिग्मा बॉन्ड पे आधा आधा है, सुन रहे हो कुछ आप? और इसलिए इस बॉन्ड का टोटल बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे 1 + 1/2, ये 1 सिग्मा बॉन्ड और हाफ पाई बॉन्ड, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कहा जाएगा 3/2। समझ गए? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में एक रेड लाइन, जो सॉलिड रेड लाइन है, वो तो सिग्मा बॉन्ड है, वो तो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉटेड ग्रीन लाइन जो है वो हाफ पाई बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, हाफ एक साइड में, हाफ दूसरे साइड में। हाफ कहाँ से आया? एक पाई बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड पे गया, तो पर सिग्मा बॉन्ड कितना कितना गया एवरेज? 1/2 1/2। समझ गए? तो कहेंगे कि नाइट्राइट आयन में NO2 माइनस NO बॉन्ड is stronger than single NO bond, but weaker than N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1, क्योंकि कहा ही गया है सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। और हमने देखा कि नाइट्राइट आयन में बॉन्ड ऑर्डर कितना था? नाइट्राइट आयन में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, जो कि 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। और इसलिए NO2 माइनस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सिंगल NO बॉन्ड से स्ट्रांग होगा, लेकिन डबल NO बॉन्ड से वीक होगा। समझे सभी लोग? एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बोनेट आयन का। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनेट आयन। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? कहेंगे कि एक कार्बन होगा, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन होगा और 2 O- होगा। ठीक है, 2 O- होगा। O- के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसको 1 चाहिए होगा। न्यूट्रल के पास 6 है तो 2 चाहिए होगा। कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे रखो कार्बन 1 2 3 4। न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और O- सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और इसलिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा sp2, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 3, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 3 1 2 3, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। अब ट्रायंगुलर प्लेनर शेप ऑफ कार्बोनेट आयन को जरा दिखाओ इस तरह से। इनके पास 3 लोन पेयर हैं, तभी तो निगेटिव चार्ज है। लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि वैलेंस सेल के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं, बॉन्डिंग में हैं।
दिस इज नॉट द ओनली स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर कार्बोनेट आयन, इसमें रेजोनेंस होगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना, ये गया इधर तो ये आ जाएगा ऊपर। कुछ समझा क्या? एक लोन पेयर को हमने पाई बॉन्ड बनाया तो बदले में एक पाई बॉन्ड लोन पेयर बन जाएगा टू रिटेन द ऑक्टेट ऑफ कार्बन, और इसलिए जो न्यू स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ का देखो, एक लोन पेयर चला गया पाई बॉन्ड बनाने में, और यहाँ पे 2 लोन पेयर था पहले से, एक और आ जाएगा जो कि पाई बॉन्ड यहाँ था वो अभी लोन पेयर बन के आ गया, और इस पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ का नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। फर्स्ट में क्या है, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इसमें नीचे वाले। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, इसको इधर कर दो तो ये फिर वापस इधर आ जाएगा, और अगर गौर से देखेंगे तो ये सब आपको डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे फिर से 2 लोन पेयर पहले से था, एक पाई बॉन्ड भी लोन पेयर बन गया, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा, और इसके पास 2 रह जाएंगे। 1, 2, 3 आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन arising from resonance। तो क्या कहेंगे कि 1, 2 and 3 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। दे आर द 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा देखो। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे, सेंटर पे एक कार्बन लेंगे, हर ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही, पहले तो सिग्मा बॉन्ड उसके बाद ही आएगा पाई बॉन्ड। अब उसके बाद कार्बोनेट आयन में टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 1। वो पाई बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो कभी इधर है, कभी इधर है, और कभी इधर है। -2 चार्ज, -1 यहाँ, -1 यहाँ, -2 चार्ज कभी इन दोनों ऑक्सीजन पे है, कभी इन दोनों पे है, तो कभी इन दोनों पे है, यानी कि -2 चार्ज भी 3 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसलिए एवरेज चार्ज पर ऑक्सीजन -2/3। पहले मुझे ये बताओ, ये एवरेज चार्ज मैंने कैसे निकाला, ये पता चला। टोटल चार्ज कार्बोनेट पे है -2, 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है, तो एवरेज कितना जाएगा सब पे, -2/3, -2/3, -2/3। और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, रेड लाइन्स वो तो सिग्मा है, वो तो फिक्स है। अब +1/3, ये बताओ ये कहाँ से आया, एक पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 3 सिग्मा बॉन्ड, तो वो 1 पाई बॉन्ड का एवरेज कितना कितना गया तीनों सिग्मा बॉन्ड पे, 1/3, 1/3, 1/3, और इसलिए ये आ जाएगा। तो कोई पूछे कार्बोनेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4/3। इससे अक्सर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इन सब का क्वेश्चन आता है। जैसे देखो, एक कंपाउंड लेते हैं मिथानॉल, एक कंपाउंड लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और एक कंपाउंड लेते हैं कार्बोनेट आयन। हमसे पूछा गया कि इन तीनों में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इन तीनों में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ।
तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो मीथानॉल में ये बॉन्डिंग है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ये इधर नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन इस कार्बन की ऑक्टेट वायलेट हो जाएगी और वहाँ से हटने वाला कोई बॉन्ड नहीं है। कार्बोनेट में सिचुएशन अलग था, कार्बोनेट में अगर एक आ रहा है तो एक जाने वाला पाई बॉन्ड था वहाँ पे, इसमें कोई नहीं है। और इसलिए इस बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर प्योरली 1 होगा, एक ही बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ये बात समझ में आई सबको? इसी तरह से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को देखें, ये है फॉर्मल्डिहाइड, इसमें भी कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसमें भी कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं जो आगे जाए। जब वो आगे जाएगा ही नहीं तो ये पाई बॉन्ड मूव क्यों करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई रेजोनेंस नहीं है तो ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर है 2, 2 बॉन्ड दिख रहा है ना सबको, और इसलिए कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर है 2। और कार्बोनेट में तो अभी देखा ही हमने कि कार्बोनेट आयन में बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/3 4/3 है। अब हम बता सकते हैं बड़े आराम से कि बॉन्ड एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होगा, सेकंड में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर है 2। बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किस में होगा, फर्स्ट में, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर है 1। और कार्बोनेट आयन का बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट और थर्ड के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। कुछ अंदर गया मैंने क्या कहा? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जा रहा है ये पता चल गया ना? तो बॉन्ड ऑर्डर जब आ ही गया तो बॉन्ड एनर्जी अगर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा बॉन्ड एनर्जी? 2 में। तो कहेंगे कि इसको नंबर हाथ कर रखा है, सेकंड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी लास्ट वाले की, थर्ड की, क्योंकि उसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, और सबसे कम होगा फर्स्ट में, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो इस तरह से हम रेजोनेंस को अप्लाई करते हैं टू डिटरमिन बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ रिलेशनशिप। ये बात समझ में आ गई सबको? और एक आध एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसा करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर्मेट आयन का, फॉर्मिक एसिड का, एनायन का। अगर देखो तो इसमें बॉन्डिंग ऐसे है, HOC नहीं, H कार्बन से बॉन्डेड है, HC डबल बॉन्ड O, यही है फॉर्मेट आयन। और यहाँ पे 2 लोन पेयर। देखो इसमें रेजोनेंस होगा, क्योंकि आगे पाई बॉन्ड बैठा हुआ है शिफ्ट करने के लिए, और इसलिए फॉर्मेट आयन स्क्रीन नहीं दिख रही। रुक जाओ, विंडो डाउन हो गया, अभी दिखेगा। अभी दिखेगा, रुको। अब दिखा? स्क्रीन दिख रहा है बच्चों को? यस सर। ठीक है। यस सर, दिख रहा सर। ठीक है। तो अच्छा, वो पेज ही गायब हो गया।
हम बात कर रहे थे फॉर्मेट आयन का। फॉर्मेट आयन, ये है फॉर्मेट आयन, इसमें रेजोनेंस होगा और इसमें ये जब आगे जाएगा थोड़ा ऊपर लो ना। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। अब ये बताओ कि अगर आपसे कहा जाए कि फॉर्मेट आयन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? 4/3। कुछ से कुछ बोल देता है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा दिस, ऐसे। 2 सिग्मा बॉन्ड है और उस 2 सिग्मा बॉन्ड पे एक पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड आधा इधर होगा, आधा इधर होगा। 1. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलेंगे? 1 + 1/2, 3/2। समझ में आया क्या? हे भगवान, अरे एक पाई बॉन्ड कभी इधर है कभी इधर है। हाँ सर। जा और अगर आपसे पूछे कि एवरेज चार्ज ऑक्सीजन पे क्या होगा, तो -½ इधर -½ इधर। अब देखो, अगर इसमें फॉर्मेट आयन भी बीच में रख दिया जाता, साथ में मान लो HCOO- भी रख देते, तो फॉर्मेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। वो इससे ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो इसलिए फॉर्मेट आयन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा होगी लेकिन इससे कम होगी। तो अगर टोटल बॉन्ड एनर्जी मुझे बतानी हो तो बॉन्ड एनर्जी अब सबसे ज़्यादा तो 2 में होगा, उसके बाद 4 में होगा, फॉर्मेट में होगा, फिर कार्बोनेट में होगा, कार्बोनेट थर्ड रहा होगा, फिर कार्बोनेट में होगा और सबसे कम फर्स्ट वाले में होगा। कार्बोनेट में होगा और सबसे कम 1 में होगा। ये होगा बॉन्ड एनर्जी। किस आधार पे? बॉन्ड ऑर्डर के आधार पे। ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत रेजोनेंस करना होता है, दैट इज एनफ। अब इसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है, लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ। कल इसकी बात करेंगे, लुईस एसिड बेस स्ट्रेंथ। और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर